नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही आगे खबरों वाले शेयर्स पर भी चर्चा करेंगे और आगे आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति होनी चाहिए। साथ ही कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 24,394 के पास इस वक्त गिफ्ट निफ्टी है, करीब 40 अंक ऊपर। और दूसरे एशियाई बाजारों की बात करें तो वो भी हरे निशान में ही है। जापान के बाजार 418 अंक ऊपर, रिकॉर्ड लेवल्स के पास जापान के बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। और अगर अन्य एशियाई बाजारों की करीब 42,000 के पार निकल चुका है निक्केई। और बाकी सारे एशियाई बाजार भी हम देख रहे हैं कि टेक शेयरों में तेजी के चलते और ब्याज दरों में कटौती की बात तेज हो चुकी है, जिसके चलते एशियन मार्केट ऊपर हैं। कोरिया के बाजार भी करीब 1% की मजबूती दिखा रहे हैं। चीन के बाजार आधा % ऊपर है। हांगकांग के बाजार में 253 अंकों की मजबूती है। और निक्केई हमने आपको बताया ही कि ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है। तो एशियाई बाजारों से काफी अच्छे संकेत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और अन्य मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट में भी कल हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिली। डाउ जोन्स में करीब 400 अंकों से ज्यादा की तेजी थी। वहीं नैस्डैक और S&P 500 में लगातार रिकॉर्ड लेवल्स बनते हुए दिखाई दिए। और कल नैस्डैक में भी कल हमने देखा कि करीब 250 अंकों की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। सेमीकंडक्टर शेयर्स में कल काफी जोरदार तेजी आई है, जिससे कि बाजार की जो बढ़त थी उसको सहारा मिला। ताइवान सेमीकंडक्टर अनुमान से बेहतर आय के बाद शेयर 3.5% ऊपर कल बंद हुआ। और इसके अलावा एनवीडिया के शेयर में भी करीब 2% से ज्यादा की बढ़त आई। आज महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये आंकड़े। और दुनिया भर के बाजार अब यूएस में इस आंकड़े का वेट कर रहे हैं, क्योंकि फेड के कमेंट्स हम आपको जो बार बार बता रहे हैं, काफी डविश बयान आए थे। और फेड अब कहीं ना कहीं मन बना रहा है जल्द ही ब्याज दरों में कटौती को लेकर, क्योंकि लेबर मार्केट में नरमी से उन्हें भी चिंता हो रही है। तो देखना होगा, अगर आज महंगाई के आंकड़े अनुमान के मुताबिक रहे या फिर थोड़े कंफर्टेबल साइड पर दिखाई दिए, तो हो सकता है कि फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती को लेकर जल्द ही कुछ बयान आना शुरू हो जाए। तो ये आंकड़ा आज के दिन जो आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार फिलहाल तेजी में हैं। इस बार जो CPI के आंकड़े आएंगे जून में, उसमें अनुमान है कि मंथ ऑन मंथ 0.1% की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसके अलावा वहाँ पर अर्निंग सीजन भी शुरू हो चुके हैं यूएस में। पेप्सिको और डेल्टा एयरलाइंस जैसे कंपनियों के नतीजे आएंगे तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार भी तीनों के तीनों इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए। बॉन्ड मार्केट्स, बॉन्ड यील्ड्स अगर देखेंगे तो 4.2% पर स्थिर हैं। डॉलर इंडेक्स 105 के नीचे आ चुका है। और ब्याज दरों में कटौती के अनुमान जो अब तेज हो रही है बातें, उसकी वजह से हमने देखा कि सोने में भी हल्की तेजी देखने को मिली है। कच्चे तेल में भी कल तेजी आई, क्योंकि ओपेक की तरफ से मजबूत मांग के आउटलुक जारी हुए हैं। उनका कहना है कि 2024 के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो अनुमान है वो 2.8 से बढ़ाकर 2.9 कर दिया है। और उनका कहना है कि सप्लाई के मुकाबले डिमांड काफी कमजोर रहेगी। 2.2 मिलियन बैरल प्रति दिन कर जो डिमांड फोरकास्ट है उसको बरकरार रखा हुआ है। तो ओपेक की तरफ से जो बयान है उसके चलते हमने देखा कि कच्चा तेल वापस से $85 के पार कल कारोबार कर रहा था। कुल मिला के बात करें तो आज के लिए संकेत काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। स्पेशली एशियाई बाज़ारों में तो हम देख ही रहे हैं करीब 1.5 से 1% की बढ़त वहाँ पर है। और बाकी सारे संकेत भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। नज़र महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी। आगे बढ़ते हैं और FIs और DIs के आंकड़े भी अगर देखें तो वो भी अच्छे ही हैं। कैश मार्केट में कल 580 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। DIs भी खरीदारी करके गए 1082 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में। लेकिन बिकवाली का आंकड़ा है 3435 करोड़ का। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 18905 करोड़ की बिकवाली का माफ कीजिएगा खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो यहाँ से भी जो क्यूज मिल रहे हैं वो पॉजिटिव ही हैं, ठीक ठाक ही हैं। लेकिन कल हमने देखा था कि भारतीय बाजार नेगेटिव बंद हुए थे। बैंक निफ्टी 370 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ। और निफ्टी की भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी करीब 100 अंकों की गिरावट देखने को मिली। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ा संभलते हुआ है कल भारतीय बाजार, लेकिन हमने देखा कि कल दिन भर एक कमजोरी का ही सेशन ओवरऑल मार्केट में दिखाई दिया। आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको देखते हुए आज लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या होंगे ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए
चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि कल भारतीय बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए। दिन भर ही कमजोरी भरा ही सेशन था। हालांकि अगर निफ्टी आप देखेंगे तो निचले स्तरों से संभला जरूर और एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली, क्योंकि दिन के दौरान तो हमने देखा था कि 24,100 तक बाजार फिसल चुका था, 24,200 का भी लेवल तोड़ा था, लेकिन वहां से एक रिकवरी आई और रिकवरी के साथ भारतीय बाजार अगर देखा जाए तो बंद हुए। लेकिन उसके सामने बैंक निफ्टी काफी कमजोर कल नजर आ रहा था। तो एक करेक्शन का दिन था, मुनाफा वसूली का दिन था कल भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में भी हम देख रहे थे कि वीकनेस थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखेंगे तो वहां पर भी कल वीकनेस नजर आई, लेकिन बंद होते होते एक रिकवरी का सेशन भी आया बाजार में। लेकिन कल के लेवल्स को देखते हुए और आज एक्सपायरी भी है, तो उसको देखते हुए आज कौन से इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहे हैं ये इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजार कैसे दिखाई दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें ओवरऑल मार्केट के अंदर वैसे भी कल हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई। कल काफी दिनों बाद एक ऐसा डे था जब थोड़ी कैंडल बड़ी हुई, करीब 200 पॉइंट के रेड कैंडल उनको निफ्टी के और करीब 350 से 400 पॉइंट का लॉस बैंक निफ्टी में बनते हुए देखा। कुल मिला के वैसे मार्केट के अंदर ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एक रिक्वायर्ड करेक्शन है जो कि चाहिए बाजार को, और इवेंट से पहले चाहिए होती है। यानी कि क्योंकि आपको पता है 30 दिन मोदी के नंबर भी होंगे और साथ ही फिर बजट भी आएगा, तो उससे पहले रिक्वायर्ड करेक्शन है मार्केट की। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो चीजें मैं आपको नोटिस कराता हूँ। काफी दिनों बाद दोनों इंडाइसेस पे सेम ही अनवाइंडिंग का प्रेशर आया है। यानी कि जिनके पास पोजीशंस खड़ी है उन्होंने थोड़ा माल काट दिया अपना, और ये निफ्टी में भी कटा है और ये बैंक निफ्टी में भी कटा है। एक चीज और हुई है कल जो काफी दिनों बाद हुई है, वो हुई है एफआई के नंबर से। एफआई का अगर आप नंबर देखेंगे तो वो 83-84% चल रहा था। कल उसमें 4% का डिप आया पहली बार। तो जब से हमने 4 जून से लेके अभी तक के नंबर देखे उसमें एक बार भी डिप नहीं देखा था। कल हमने पूरा 1.25 महीने के बाद उसको डिप में देखा है करीब 4% के। इसका मतलब यह है कि एफआई थोड़ा सा भी रुक गया है यहाँ पे, और मैंने आपको पहले भी नोटिस कराया था वो 4% पार नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और बाजार आपको उसी हिसाब से कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। वो उन्होंने नहीं किया। तो फिलहाल अभी मार्केट 80% पे है। ऐसा नहीं कि और गिर जाएंगे या और बाजार टूट जाएगा, बट इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि फिर से 85% का रूम है अभी उनके पास। तो 5% अभी और बढ़ा सकते हैं अगर वो बढ़ाने पे आए तो वापिस से। लेकिन फिलहाल कल पहली बार ऐसा हुआ। तो इन दोनों चीजों को समग्रता में अगर देखेंगे, अनवाइंडिंग का प्रेशर और थोड़ा ओआई भी कम हुआ है, थोड़ा एफआई की होल्डिंग कम हुई है, थोड़ा रिटेल ने फिर पार्टिसिपेट किया है, इससे ये लग रहा है साफ साफ कि मार्केट के अंदर थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव कंसोलिडेशन होगा। और ये प्री बजट और पोस्ट बजट भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर सीरीज कर लेके बैठा, तो हमने कल भी आपको नोटिस कराया था पूजा आपके शो में कि मैं कल पहली बार ऐसी है कि मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी क्योंकि 31 जुलाई की उसकी डेरिवेटिव एक्सपायरी है, वो अगर कोई बेचना चाहे तो बेच सकता था। ये हमने कल पहली बार बोला 1.25 महीने के अंदर। लेकिन फिर भी ऐसा अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप होल्ड करके बैठे लॉन्ग पोजीशन तो जरूर होल्ड करके बैठे, शॉर्ट करके बैठे तो शॉर्ट वाले भी अब होल्ड करके बैठे, दोनों का ही ट्रेड मार्केट दे सकता है। ऑप्शंस ट्रेडर्स भी थोड़े एक्टिव हो जाए, क्योंकि अब थोड़ा एफआई ढीले ढुले हैं, तो लग रहा है कि आपको ऑप्शंस के अंदर अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। खासकर पुट्स के अंदर ट्रेड करने में अच्छा एक फ्लेवर आ सकता है। तो ये कुछ एक मार्केट का सेटअप है। लेवल जल्दी जल्दी बता देता हूँ। निफ्टी के लिए जब तक 24,000 के नीचे नहीं जाता तब तक वो वीक नहीं होगा, और 24,000 के ऊपर वो स्प्रिंग की तरह काम करेगा, जैसे मैंने कल परसों भी आपको नोटिस कराया था। और सेम विद 52,000 है बैंक निफ्टी का। जब तक वो 52,000 के नीचे नहीं जाता वो एक स्प्रिंग की तरह काम करेंगे, कभी भी ऊपर आने की उनकी प्रोबेबिलिटी है। और दोनों ही केसेस में जो रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे बैंक निफ्टी का तो है 52,800 और 53,000, और निफ्टी का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 24,400 से 500 वाले रेंज। तो दोनों का रेजिस्टेंस, दोनों का सपोर्ट बता दिया, और इन दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे जाने पर ही बीआरसी ग्रिप मार्केट पे धीरे धीरे करके आएगी और मार्केट के अंदर आमने सामने खड़े होंगे। अदरवाइज जब तक ये 24,000 के नीचे और वो 52,000 के नीचे नहीं जाता, बीआरसी ग्रिप मार्केट के अंदर नहीं आएगी। ठीक है। तो कमजोरी आएगी 52,000 के नीचे बैंक निफ्टी में 24,000 के नीचे आएगी, तब बेयर जो शॉर्ट करने वाले हैं वो बाजार में एंट्री लें। और अभी फिलहाल बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट नजर आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल लेवल्स को जरूर वॉच करें। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बता दिया है आज के लिए, उसका ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लें।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की, लेकिन नया मार्केट पर एक और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नितिलेश पावस्कर जी। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज आप कैसे ट्रेड देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, एक्सपायरी का भी दिन है, और किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। देखो, कल का जो सेशन है वो वहाँ पे शार्प प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, तो आज का जो ओपनिंग है वो देखना पड़ेगा कि मार्केट जो स्लाइटली गैप ओपनिंग दिखा रहा है तो वहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्शन देता है। हायर लेवल के ऊपर मेरे हिसाब से पहले हाफ में एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखना पड़ेगा। हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है, तो हायर लेवल के ऊपर कॉशियस रहना चाहिए। देखो, फ्रेश बिकवाली मुझे तभी देखने को मिलेगी जब ये मार्केट 24,250 ये लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा, तो ही इसमें फ्रेश बिकवाली देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक 24,250 है तब तक डरने की बात नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो 52,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 50,000 ब्रेक डाउन होता है तो 51,700 यहाँ तक भी डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एक्चुअल पैनिक 51,500 के नीचे ही हमें देखने को मिलेगा। जब तक 51,500 है तब तक इतना डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर में अगर ये बैंक निफ्टी 52,500 की लेवल को सस्टेन कर देता है तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है और तगड़ा मूवमेंट अपसाइड के ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में 51,500 मेक और वेट, और बैंक निफ्टी में 24,250 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक, तो मैं 2 लॉन्ग के साथ जाना पसंद करूंगा। लग रहा है कि यहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। पहला जो ट्रेड होगा वो होगा पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड में अगर हम लोग देखेंगे तो कल एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिला था, तो 347 कैश में जैसे निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करके चलेंगे। 344 ₹3 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 352 से लेके 355 ये हमारे क्या होंगे, टारगेट होंगे। दूसरा जो ट्रेड होगा एशियन पेंट, काफी दिनों के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन था। 2900 को एक बेस फॉर्मेशन की तरह स्टॉक ने लिया, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो 2980 2990 ये लेवल के आसपास खरीदे। 2960 का एक स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। ऊपर में 3050 से लेके 3030 ये हमारे टारगेट हो गए। तो लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो पोजिशनल टारगेट 3200 ये भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एशियन पेंट के ऊपर 2960 हमारा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू नितिलेश जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो पावर ग्रिड 352 के टारगेट के लिए और एशियन पेंट्स में 3030 3050 के टारगेट्स के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते बात करते हैं खबरों की और नतीजों वाले शेयर्स की, लेकिन उसके पहले अब क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है, कुछ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित भी किए हैं, लेकिन आज से बड़े नतीजे आना शुरू होंगे और शुरुआत हो रही है टीसीएस के नतीजों के साथ। टीसीएस अपने पहले तिमाही के नतीजे आज घोषित करने वाली है। देर शाम कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी, लेकिन नतीजों में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, कहां पर नजर रखनी होगी, ये बताने के लिए अनीशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीशा, गुड मॉर्निंग। बताइए टीसीएस के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? जी हाँ, टीसीएस के नतीजों की बात करें तो इस बार भी थोड़ा सबड्यूड सेट ही आने वाला है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 1.4-1.5% के आसपास रहेगा। जो बीएसएनएल डील है वो रैंप अप हो रहा है, बस इस क्वार्टर में क्योंकि इलेक्शंस थे, बिलिंग्स थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, उसके चलते शायद बीएसएनएल रैंप अप थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी पिकअप अभी तक नहीं दिखा है, तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट कॉमेंट्री है वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। मार्जिन्स इस क्वार्टर कम होंगे ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। ऑलमोस्ट 130 to 150 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 24.7% वर्सेस 26% लास्ट क्वार्टर। Q1 में यूजुअली टीसीएस वेज हाइक देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसका ऑलमोस्ट 150 to 200 बेसिस पॉइंट का नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। उसको जो ऑफसेट करेगा वो ये है कि कंपनी ने बहुत से एफर्ट्स लिए कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, यूटिलाइजेशन बेहतर होगा एम्प्लॉयज़ का, तो उसके चलते वो थोड़ा ऑफसेट कर देगा। बॉटम लाइन में भी हम ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस गिरावट देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम शायद एक वन टाइम प्रोविजन कंपनी कर सकती है कुछ लीगल इशू के चलते हुए, तो वो भी एक देखने की बात रहेगी। डील विन मोमेंटम ओवरऑल अराउंड $8 to $11 बिलियन के आसपास रहेगा, वही एनालिस्ट मान के चल रहे हैं।
और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स में हमें देखना होगा कि AI प्रोजेक्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं, क्या क्लाइंट स्पेंडिंग बिहेवियर चेंज हुआ है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड में पिकअप है क्या, हेडकाउंट डिक्लाइन अरेस्ट हो रहा है, एंड ओवरऑल कमेंट्री क्या रहेगी मैनेजमेंट की, यही इंपॉर्टेंट थिंग्स रहेगी। बिकॉज TCS ऑफ कोर्स फर्स्ट IT कंपनी रहेगा अर्निंग्स देने के लिए, एंड उसके चलते बाकी IT कंपनीज का भी कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी TCS की अर्निंग्स। ठीक है। तो टीसीएस के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और मेन कमेंट्री क्या होती है, गाइडेंस क्या निकल कर आता है इस पूरे साल के लिए, ये एक टोन सेट करेगा बाकी आईटी कंपनियों के लिए भी और उनकी चाल के लिए भी। तो टीसीएस के नंबर्स पर आज नज़र रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नतीजे आए और खबरें आई, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। शुरुआत सबसे पहले अर्निंग्स के साथ कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले JTL इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू लगभग 2% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि अगर पैट और अगर कामकाजी मुनाफे के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। मार्जिन जो है लगभग आप कह सकते हैं 65 बेसिस पॉइंट्स का जो है अच्छी ग्रोथ आई है। टाटा एल्क्सी की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं ओवरऑल। यहाँ पे कुछ वन ऑफ्स का भी इम्पैक्ट देखने मिला है। रेवेन्यू लगभग 2% सीक्वेंशियल बढ़ा है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी सी गिरावट आई है, 160 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट सीक्वेंशियली देखने मिला है। बट लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स टाटा एल्क्सी की देखने मिली है। केशोराम इंडस्ट्रीज़ एक और स्मॉल कैप है, यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू 12% गिरा है और वही एबिटा देखें तो 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा है। तो कमज़ोर नतीजे केशोराम इंडस्ट्रीज से देखने मिले हैं। और एक Q1 अपडेट है सूला विनियार्ड्स का। अब ऑफकोर्स Q1 में जो इम्पैक्ट आया था इलेक्शंस के कारण ड्राई डेज ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद हाईएस्ट एवर नेट रेवेन्यू कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। और जो नेट रेवेन्यू है लगभग 10% बढ़ के ऑलमोस्ट 130 करोड़ रुपए का हो गया। तो ऑफकोर्स बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल अपडेट भी देखा गया और कंपनी ने कहा है कि एक और बॉटलिंग यूनिट वो शुरू करेंगे महाराष्ट्र में, जब वो नए ND वाइन्स की फैसिलिटी है उसके थ्रू। तो ऑफकोर्स एक पॉजिटिव जो है अपडेट और गाइडेंस आ रहा है सूला विनियार्ड्स का। तो ये 4 अहम अपडेट या अर्निंग्स है जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। ठीक है, तो सूला विनियार्ड्स ये कुछ अपडेट आए हैं। नेट रेवेन्यू यहाँ पर 9.7% की बढ़त देखने को मिली और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इस बार कंपनी ने पोस्ट किए। तो ये इस पर आज नज़र रखिए। और इसके अलावा केशोराम इंडस्ट्रीज, टाटा एल्क्सी और JTL इंडस्ट्रीज, ये तमाम कंपनियां भी फोकस में रहेंगी अपने नतीजों और अपडेट्स के चलते। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। बिल्कुल, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस फोकस में रहेगा और इनके जो प्रमोटर है ग्लेनमार्क फार्मा, वो लगभग 7.84% स्टेक जो है बिकवाली करेंगे OFS के ज़रिए। अब ये फ्लोर प्राइस 810 रुपये का है, यानी कि लगभग 8% डिस्काउंट पे है। और OFS जो है रिटेल निवेशकों के लिए कल खुलेगा, यानी कि 12 तारीख को। आज सिर्फ नॉन रिटेल के लिए जो है ये OFS खुलने वाला है। दूसरा स्टॉक रहेगा येस बैंक। यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है कि फर्स्ट अबू धाबी बैंक जो है वन ऑफ द पोटेंशियल सूटर्स हो सकते हैं, जहाँ पे वो 51% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं $5 बिलियन का स्टेक पे। और बड़े बड़े जापानीज़ बैंक्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, ये खबर एजेंसी से आ रही है। और इसके अलावा मूडीज़ ने भी जो है येस बैंक की जो रेटिंग्स है उसको अफर्म किया है, लेकिन उसको एक टाइप से अपग्रेड कर दिया उसका व्यू को, उसको अभी पॉजिटिव कर दिया, पहले स्टेबल था। तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज येस बैंक के लिए आ रहे हैं, तो इसको ज़रूर अपने रडार में रखिएगा इस स्टॉक को। मैनकाइंड फार्मा, कल अहम ब्लॉक डील हुई थी जहाँ पे कैपिटल ग्रुप ने लगभग 1% स्टेक की बिकवाली की थी, जिसका वैल्यू आता है 770 करोड़ रुपये। लेकिन जो बायर्स आए हैं बाहर के दिग्गज इन्वेस्टर्स, उनके मैं नाम लेता हूँ, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स और नॉर्जेस बैंक्स। नॉर्जेस बैंक आपका सेंट्रल बैंक है नॉर्वे का और एक बहुत बड़ा फंड है जो इन्वेस्ट करता है इमर्जिंग मार्केट्स में। डिलीवरी की भी बात करें तो यहाँ पे कनाडा पेंशन फंड ने पूरा एग्जिट ले लिया, 3.2% स्टेक की बिकवाली की, जिसका कुल वैल्यू आता है 910 करोड़ रुपए का। लेकिन जो बायर्स आए हैं, बड़े दिग्गज प्लेयर्स आए हैं, फिडेलिटी ग्रुप आया है US से, ब्लैक रॉक आया है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है, तो इस पे बड़े नाम देखने मिल रहे हैं। नाइका में भी कनाडा पेंशन फंड ने थोड़ी सी अपनी स्टेक की बिकवाली की है, 0.5% स्टेक। मार्च क्वार्टर में इनका 1.47% स्टेक था और यहाँ पे बायर था, डोमेस्टिक अब्जॉर्प्शन आया ICICI प्रू म्यूचुअल फंड से। IRB इंफ्रा की बात कर लेता हूँ। जो टोल रेवेन्यू आई है, बहुत शानदार टोल रेवेन्यू आई है, लगभग 35% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ऑफकोर्स टोल रिवीजन भी हुआ था, तो उसके कारण भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इसके नंबर्स में हमें देखने मिले हैं जून के महीने में। और आखिर में PTC इंडस्ट्रीज़ फोकस में रहेगा, जहाँ पे 13 जुलाई को बोर्ड मीट होगी, जहाँ पे वो फंड रेजिंग की विचार करेंगे। तो ये अहम स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है।
बिल्कुल, तो ये कुछ अहम स्टॉक्स हैं जहां पर कि खबरों के चलते आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। कुछ ब्लॉक डील्स भी हुए हैं, उसके भी अपडेट आए हैं। मैंकाइम फार्मा जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा, तो ये कुछ फार्मा स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रखिए। येस बैंक भी खबरों के चलते आज फोकस में रहेगा। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर हमारे साथ गौरव भी जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्सिट कैपिटल ने रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड किया है एड रेटिंग पे, बट जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा दिया है उन्होंने 1317 रुपीज़ से। उनका मानना ये है कि कहीं पे हमें अगर बात करें बैंक की तो लोन ग्रोथ का काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। इसी के साथ साथ अगर ओपेक्स की भी बात करें तो कहीं पे लोअर है, बट पीपीओपी में थोड़ी स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिली क्योंकि निम्स जो है बैंक के वो थोड़े कम है। आगे जाके उनका मानना यह है कि कहीं पे लोअर क्रेडिट कॉस्ट की वजह से लोन ग्रोथ में और पीपीओपी में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। बट इसी के साथ अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कहीं पे एक फेयरली वैल्यूड है बैंक और इसीलिए एक कम अपसाइड उनको देखने को मिल रहा है इसके आगे, और इसीलिए उनका जो रेटिंग है वो उन्होंने डाउनग्रेड किया है एड पे। अगली बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3580 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि रिलायंस का जियो जो है वो कहीं पर लिस्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है CY 2025 में, और इसके दो सिनारियोज उन्होंने दिए हैं। अगर वो IPO के थ्रू लिस्ट हो रहा है तो वहाँ पे कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहेगा, बट होल्ड को डिस्काउंट मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। और अगर वर्टिकल स्पिन ऑफ के थ्रू अगर ये रिलायंस जियो की बात हुई तो कहीं पे होल्ड को डिस्काउंट तो नहीं रहेगा, बट ये जो कंट्रोल है वो भी कम हो जाएगा। उनका मानना यह है कि कहीं पे इन्वेस्टर्स जो है वो स्पिन ऑफ रूट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और इसी के साथ साथ उनका मानना यह भी है कि कहीं पे रिलायंस जियो का 112 बिलियन के वैल्यूएशन पे लिस्टिंग हो सकता है, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी आगे जाके भी 7 to 15% का अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की, क्योंकि नमूरा ने यहाँ पे रेटिंग जो है वो अपग्रेड किया है बाय पे, और टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ा के 780 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहते हैं अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो इंडस्ट्री से ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ है कंपनी के लिए। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री से भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ है। इसी के साथ साथ एक इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम कॉस्ट की भी बात करें तो कहीं पे ग्रीन एनर्जी पे डिपेंडेंसी की वजह से लोअर कॉस्ट भी कंपनी को देखने को मिलता है, और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है अंबुजा सीमेंट के लिए। अगली बात करते हैं M&M की, जहाँ पे हमने देखा कि कहीं पे प्राइस कट आया था उनके प्रोडक्ट्स के लिए, और इसी के ऊपर अगर ब्रोकरेज की बात करें तो इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3100 रुपीज़ पे दिया है। उनका मानना ये कि कहती है जो स्ट्रैटेजिक ट्वीक है इसकी वजह से एक दूसरा एड्रेसेबल मार्केट जो है कंपनी टैप कर सकता है। इसी के साथ साथ मैनेजमेंट जो है उनका कहना ये भी है कि कहीं पे डिमांड में कहीं पे कमी नहीं आने को मिल रही है, और इसी के चलते हुए उनका एक बुलिश व्यू यहाँ पे बरकरार होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम मॉर्गन स्टैनली की भी बात करें तो उन्होंने भी महिंद्रा एंड महिंद्रा पे ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3049 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि आगे जाके अगर हम दूसरे सेगमेंट्स की भी बात करें जैसे ट्रैक्टर हो गया तो उसमें एक सुधार हमें देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं इंडिगो की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 5142 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे FY26 में 2 नए एयरपोर्ट्स आने वाले हैं, इसकी वजह से एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की तो कहीं पे कंसोलिडेशन है, और इसी के चलते हमें कहीं पे फ्लैटिश यील्ड कंपनी की तरफ से देखने को मिल सकता है, बट इसी के चलते हुए भी उनका एक बुलिश व्यू जो है वो इंडिगो पे बरकरार रखा है। तो ब्रोकरेजेस की देखें तो ये सब कंपनीज पे आज हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इन सब कंपनीज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये है आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट। थैंक यू गौरव आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स काफ़ी सारी आई हैं, स्पेशली ऑयल एंड गैस कंपनियों पर आज नज़र रखिए। महिंद्रा पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं, और कुछ सीमेंट स्टॉक्स, रिलायंस, अंबुजा, ये तमाम कंपनियां भी आज फोकस में रहेगी। तो आज हम देख रहे हैं कि बड़ी लार्ज कैप निफ्टी कंपनियों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स काफ़ी सारी आई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर की रणनीति पर बात करेंगे। हमारे साथ वंदना नहीं जुड़ पाई हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने जो रणनीति भेजी है वो आपके सामने एक एक करके रखते हैं। गोल्ड सिल्वर में तेज़ी करने की वो सलाह दे रही हैं, क्योंकि कल भी हमने एक हल्की बाइंग देखी थी ब्याज दरों में कटौती की संभावना को लेकर। तो गोल्ड में 72,700 के पास मिले तब खरीदारी करके चलिए। 73,100 ये अगले टारगेट्स नज़र आ रहे हैं गोल्ड के लिए। स्टॉप लॉस होगा 72,500 का। और सिल्वर में भी उन्होंने खरीदारी करने की ही सलाह दी है। 93,000 के पास मिले तब यहाँ पर तेज़ी करके चलिए। 94,000 के लेवल्स आ सकते हैं सिल्वर पर, और 92,600 का स्टॉप लॉस होगा। और कच्चे तेल में भी तेज़ी करने की सलाह उनकी तरफ से। 6,950 के टारगेट के लिए आप तेज़ी करके चलिए, और स्टॉप लॉस होगा 6,800 का। तो तीनों ही कमोडिटीज़ में कल के दिन हमने देखा था कि हल्की बाइंग थी, आज भी वो बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। टारगेट और स्टॉप लॉस आप नोट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।
है।